दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर और यह वीडियो अपलोड होने के बाद जो बाद में जुड़ेंगे उन सभी व्यूवरों को विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है और उस एक्ट का पहले नाम जान लें। तो उस एक्ट का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक एक्ट को पूरे के पूरे 2 घंटा क्लास लेने के पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण यह है कि जब हम संविधान का स्रोत पढ़ने बैठते हैं, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम विभिन्न देशों से क्या क्या लिए हैं, जब उस चीज का अध्ययन कर लेते हैं, तो उसमें एक पॉइंट यह भी लिखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है। और उसमें 2-4 पॉइंट लिखने के बाद कहते हैं कि अधिकतर भाग 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो जरा ये बताइए कि अगर 1935 के अधिनियम को हम पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर संविधान में किस आर्टिकल को कहां पे रखे हैं जो किसी देश से नहीं लिए और 1935 के एक्ट से लिए हैं, वो हमको समझ में ही नहीं आएगा। और देखिएगा, इस पर प्रश्न आता है। 1935 के एक्ट पर आधारित हमारा आज का संविधान पर कई क्वेश्चन मेंस में आते हैं। इसीलिए हम लोग आज इसको सबसे पहले एक पूरा 2 घंटे का क्लास रखें। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय जाने। तो सामान्य परिचय ये जानेंगे कि 35 का एक्ट के लिए प्रयास कब से हुआ है। तो 1933 में ब्रिटिश सरकार एक व्हाइट पेपर जारी किया। आप जानते हैं और आगे बताएंगे भी कि व्हाइट पेपर का मतलब होता है ऑफिशियल पेपर। आप देखिएगा, बार बार जब भी कहीं कोई विपक्ष होगा तो वो सत्ता पक्ष को कहेगा कि आप जो कह रहे हैं इसका श्वेत पत्र जारी करिए, यानी वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इस श्वेत पत्र के माध्यम से इस एक्ट का क्या रूपरेखा होगा, वो रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिससे कि जनता में, अभी बताएंगे कारण कि 2 साल पहले ही यह रूपरेखा प्रस्तुत किया। इसके लिए गोलमेज सम्मेलन को ध्यान में रखना है, गांधी इरविन समझौते को ध्यान में रखना है, और गांधी जी तीसरे में नहीं गए तो अंग्रेजों को एक शंका होने लगा कि कहीं भारत में फिर से एक असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसा नया आंदोलन तो नहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले ही ड्राफ्ट जो है पेश कर दिया कि भारत के अखबार में ये सब छप जाए और यहाँ जो एक बड़ा आंदोलन हो उस पर थोड़े समय के लिए विराम लग जाए। तो ये आपको याद रखना है कि पहला इसका रूपरेखा 1933 के श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में जारी किया। लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से एक रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। अब ये रूपरेखा हम भारतीयों के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, ये तो अखबार के माध्यम से अपने को पता चलेगा। दरअसल जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, कहा गया कि एक कमेटी बना करके इनको इसका अध्यक्ष बना देते हैं और ये इस पर विचार करके और वहां ब्रिटेन के सरकार को अपना रिपोर्ट भेजें कि इससे भारत में क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग। तो लिखिए, इस रूपरेखा पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में
एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, ज्वाइंट कमिटी बनाई गई, एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। और यही ज्वाइंट कमिटी का जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर ये 1935 का एक्ट पारित हुआ। तो लिखिए, संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर संसद में पारित होने के बाद 4 अगस्त 1935 को 4 अगस्त 1935 को यह अधिनियम पारित हुआ। अब देखिए, जैसे आज भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो वैसे ही अगर इसको अनुच्छेद कहना हो तो कहिए, और नहीं तो कम से कम धारा तो आप कह ही सकते हैं। 321 धाराएं, तो यानी 321 अनुच्छेद वाला हमको एक संविधान ही मिला है 1935 के एक्ट। जैसे 22 भाग थे, हम ओरिजिनल संविधान की बात कर रहे हैं, संशोधन वाली बात जब पहुंचेंगे तो बताएंगे। 26 भाग है वो हमको भी मालूम है, लेकिन जैसे ये 22 भाग में बटा है हमारा मूल संविधान, वैसे ही इसमें 14 भाग थे, पहले समझिएगा। और जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वैसे ही इसमें 10 अनुसूची था। यानी एक तरह से एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना करके भारत को ये दिया है। अब इस बात को निचला लिख लीजिए। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं, ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अब जानेंगे कि इस विधेयक के पारित होने के पीछे कारण क्या था। तो लिखिए, पहला कारण, देखिए जिस एक्ट को हम लोग लिखे हैं कारण, उसमें पहला कारण पुराने एक्ट में असंतोष। याद करिए, 1909 में कहे कि 1892 के एक्ट से भारतीयों में असंतोष, 1919 में कहे जाहिर है कि हमारा अपेक्षा बढ़ेगा कि अंग्रेज से कि भाई अब 20 साल हो गया अब कुछ नया दो, या 10 साल हो गया अब कुछ नया दो। फिर 1909 से 1919 तक कहते हैं 9 में असंतोष। तो एक कारण कि 1919 के एक्ट से भारतीयों में असंतोष की अंत में उनको लग गया कि मिला कुछ नहीं अपने। तो लिखिए इस बात को, 1919 के अधिनियम से भारतीयों में असंतोष। दूसरा, देखिए 1919 के एक्ट से जो 1921 में चुनाव हुआ था, अंग्रेजों का उसमें मेन गोल क्या था वो बताते हैं। इतिहास के हिसाब से समझिएगा, उस समय गांधी जी का कांग्रेस के जो उदारवादी बुजुर्ग वर्ग थे, या कांग्रेस में जो गरम दल वाले बुजुर्ग वर्ग थे जो कि उनसे उम्र के बड़े थे, उनके साथ एक तरह से वैचारिक संघर्ष चल रहा है कांग्रेस में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। गांधी जी को लगता है कि हम दक्षिण अफ्रीका में
अंग्रेजों से अपनी बात मनवा के आए हैं, इसलिए अगर हमारे नेतृत्व में यह आंदोलन चले, उसका टोटल बात आपको मॉडर्न इंडिया में बताएंगे कि गांधी जी आते के साथ कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर लिए, वो पहले सत्याग्रह सभा बनाए, अपनी पार्टी चलाए, तो बताएंगे आपको उसमें। लेकिन मॉडर्न इंडिया तो देखिएगा कितना क्रिटिकल आपको समझाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मॉडर्न इंडिया में गांधी जी के आगमन के बाद जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसमें मेरे नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना भी एक है। उनके साथ थोड़े बहुत चर्चा, बहुत तो मैं नहीं कर पाया, उसमें बच्चा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो चर्चा उनसे किए तो हमने लाइव सुना कि वहां पर क्या हो रहा था। तो सुनिएगा, तो उस चीज को अभी रहने दीजिए। तो गांधी और जो हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं उस समय, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो उम्र के छोटे हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मोतीलाल नेहरू को लगेगा, चित्तरंजन दास को लगेगा कि इतने दिन से हम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन, हम चला रहे हैं, उनको लगेगा इतनी प्रगति हो गई, अब तो बस थोड़े दिनों की बात है, हम अपने से जूनियर का नेतृत्व क्यों स्वीकार करें। तो खैर, उस पर कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी नेता को ना तो छोटा समझना है, ना तो किसी नेता को गलत समझना है। सबका प्रयास के रास्ते भले अलग थे, लेकिन सबका अंतिम गोल था कि देश आजाद हो। कोई भी हमारा नेता देश आजाद नहीं हो ये नहीं चाहता। तो अब सुनिएगा आगे। तो हुआ क्या, वो ये समझ रहा था कि कांग्रेस से जो बुजुर्गा वर्ग निकला और वो क्या बना लिया, स्वराज दल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। तो अंग्रेजों को लगा कि इस निर्वाचित सीट में, एक तो सीट ही कितना है, लेकिन उस इलेक्टेड सीट में ये दोनों जो है दल आपस में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चुनाव लड़ जाएंगे, और इससे जो है इन दोनों में कटता आ जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ जीतेंगे और दूसरे पार्टी में से कुछ जीतेगा। आपस में ये लोग जो है वहां पे मतलब केंद्रीय विधानसभा में आपस में ही लड़ जाएंगे, केंद्रीय विधानमंडल में, और इनके बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ेंगी और इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। उनको लगा कि अगर हम मुस्लिमों को अलग से दे दिए हैं, जो 1909 में ही दे दिया था, तो धीरे धीरे जिन्ना जैसे लोगों के अंदर में जो है ये सेपरेटिस्ट दिमाग मन में आना शुरू होगा, और वो मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम सीट पर जान करके सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 3 भागों में बट जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तो इसीलिए कहते हैं कि सबके प्रति श्रद्धा भाव रखिएगा। लेकिन गांधी जी वहां पर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिए और उन्होंने क्या कहा कि हमारा कांग्रेस, एक तरह से समझिएगा, ऐसे तो कांग्रेस किसी का नहीं था उस समय, वो तो सभी का था, हमारा कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगा केंद्रीय विधानसभा का, बस सारा सीट स्वराज दल ही जीत कर चला गया, क्योंकि उसके सामने गांधी जी आए ही नहीं। तो नतीजा क्या निकला कि स्वराजवादी दल जब वहां पहुंच गया, और वहां पर जब ये युवा कांग्रेस का कोई आदमी चुनाव ही नहीं लड़ा और वहां पहुंचा, तो उनमें आपसी घर्षण ना होकर के सारे स्वराजवादी वायसराय के सामने आकर के खड़े हो गए, और वो बार बार क्या किए, अवरोध की नीति अपनाए। जो बिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए था, जो भारतीयों के हितों को कमजोर करने के लिए था, उसको स्वराजवादी जोरदार तरीके से वहां पे क्वेश्चन किया। इसलिए भी इस नए एक्ट के आने की आवश्यकता थी। उससे क्या हो गया, अखबार में जब रोज छपेगा तो लोगों के मन में आ जाएगा कि इस एक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एक नए एक्ट की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए कह रहे हैं कि संवैधानिक विकास पढ़ने के पहले ऑफलाइन क्लास में तो हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ाना प्रेफर करते हैं, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। और इसीलिए जब कांग्रेस आता है या गांधी जी आते हैं, तो वहां से जब हम पढ़ाते हैं तो सबकी भूमिका को साथ लेकर के बताते हैं कि देखिए
इनकी भी भूमिका है, स्वराजवादियों का योगदान। जब मेंस में कहेगा लिखने, आज एक लाइन तो आप जाने कि 1919 के एक्ट से वो चुनाव जीत करके वहां गए और बार बार अवरोध की नीति को लेकर आए, जिसके कारण इनको नया एक्ट पारित करना पड़ा। लिखिए इस चीज को, पहला। ये दूसरा, स्वराज दल के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेशन में अवरोध की नीति, अवरोध की नीति। अगला कारण था, याद करिए, साइमन कमीशन को उसमें अच्छाई था कि नहीं था उसकी चर्चा बाद में। सबसे पहला था कि अगर हम भारत के लोग ब्रिटेन की प्रजा हैं तो इस कमेटी में भारतीयों को आप क्यों नहीं शामिल करिएगा। आप देखें ना अभी कि कल ही जब अपने चीन पर बातचीत किए तो भले ही सरकार जो है किसी और दल का है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सबको शामिल करेंगे तब ना। तो भारतीय क्या किए, इस कारण से इसका बहिष्कार कर दिया, सुनने को नहीं तैयार हुआ। अब जब अंग्रेज हमको चैलेंज किया कि आप एक ऐसा बना करके दिखाइए, तो हम नेहरू रिपोर्ट पेश कर दिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कुल मिलाकर के ये हो गया इतना अलोकप्रिय कि जनता इसी को लेकर के, कहीं गांधी जी लौट करके जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से असफल आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें, क्योंकि सविनय अवज्ञा भी इसी के मुद्दे पर था, तो फिर से कहां खड़ा ना कर दें। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए एक नया एक्ट दे दिया जाए। लिखिए इस चीज को, साइमन कमीशन को भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना, भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना। देख रहे हैं ना, जब भी पढ़िए तो उसके साथ इतिहास को जोड़कर पढ़िए। मैं बार बार क्लास में बच्चे को कहता हूं, करंट पढ़िए तो उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए तो उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री। वरना आप कारण लिख ही नहीं पाएंगे। अभी का 2-4 कारण लिख के रुक जाएंगे, 250 शब्द होगा ही नहीं आपसे। अगला सुनिएगा, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट जो आया उसमें लास्ट लाइन लिखा था कि ये वाला तो एक्ट आपका 1919 एकदम बेकार हो गया, आप एक नया एक्ट लेकर आइए। तो अंग्रेजों को क्या लगा, इतिहास से जोड़िए कि अगर उनके बाकी किसी रिकमेंडेशन को तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इसी पर एक नया एक्ट लाते हैं तो कहीं ये जो बुजुर्ग वर्ग है, खिलाफत कांग्रेस, खिलाफत स्वराज दल वाले लोग जो हैं, अगर गांधी कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो हो सकता है कि ये सहयोग ना करें। उनको हम कहें कि देखिए आपकी बात को मान करके हम एक नया एक्ट लेकर आए। लेकिन 1935 का भारत था वो, तब तक गांधी मतलब निर्विवाद रूप से कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो गए कि बाकी अब उनके ही छत्र छाया में बाकी लोग जो हैं इस आंदोलन को दिशा देने के लिए तैयार थे। तो इसलिए जो है उनका ये बात तो नहीं हुआ। प्लस जो स्वराजवादी थे वो सारे के सारे का उम्र बहुत ज्यादा हो गया। लाल बाल पाल तीनों की मृत्यु हो गई, चितरंजन दास की मृत्यु हो गई 1935 का एक्ट आते आते। तो क्या देख रहे हैं, बुजुर्ग वर्ग जो नेतृत्व कर रहा था वो सबके सब भारतीय राय, कोई संन्यास ले लिए, अरविंदो घोष। तो क्या देख रहे हैं कि इस तरह से सबका साल अलग है, लेकिन 1935 को ध्यान में देंगे तो बुजुर्ग वर्ग जो है वो राजनीति से बाहर हो गए। इस कारण से इसका मानना या नहीं मानना, इससे गांधी जी या उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उनके सामने लड़ने के लिए केवल जिन्ना ही है जिससे लड़ना है, और बाकी तो सब सुभाष चंद्र बोस 37 में न जाके रिवोल्ट करेंगे या वो जो है अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी तो वो कांग्रेस में ही है। तो इस तरीके से समझना है। तो लिखिए इस चीज को, नेहरू रिपोर्ट में नए अधिनियम का सुझाव।
नए अधिनियम का सुझाव। और क्या देखे आप कि तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल ही रहा, अंग्रेजों के साथ कोई फ्रूटफुल वार्ता अपनी नहीं हुई। तो लिखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन का विफल हो जाना। अब जरा समझिएगा, एक तो अंतिम कारण हम लोग उस समय के वायसराय को भी देते हैं। तब तक क्या हुआ, इरविन आ गया। तो इरविन जो है वो डोमिनियन स्टेट के पक्ष में था, तो वायसराय से भी रिपोर्ट लिया गया। तो वो कहा कि डोमिनियन स्टेट देने की बात करिए। तो डोमिनियन तक तो नहीं आया, लेकिन हमको एक थोड़ा सा 1919 से ज्यादा फ्रीडम देने का प्रयास किया। देखिए लॉर्ड इरविन के द्वारा डोमिनियन स्टेट के पक्ष में होना। इतना कारण आपको पॉलिटी के क्लास में याद रखना है, और फिर आपको पढ़ाएंगे इतिहास में जब मॉडर्न इंडिया में, तब आपको और कारण बताएंगे कि क्यों 1935 का एक्ट लाया गया। अब देखें प्रावधान, जोगवाइयों, प्रोविजन, इसके प्रोविजन क्या है। तो प्रोविजन जो है सबसे पहले याद करिए, ब्रिटेन में जो गृह सरकार जिसको हम लोग कहते थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो कार्यकारिणी थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ पहले ये देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए गृह सरकार में परिवर्तन। गृह सरकार में परिवर्तन, सबसे पहले वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देने के लिए जो इन काउंसिल बना हुआ था, जिसको हम भारतीय परिषद कहते थे, इंडियन काउंसिल, इस इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। ये पूरा इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह समझना है कि जैसे एक स्वतंत्र मंत्री, अब ज्यादा कठिनाई हो गई सुनिएगा, एक स्वतंत्र मंत्री जैसे अब बिल आएगा लोकसभा में, कहा ब्रिटेन के, अब वहां कुछ पास होगा तो ही भारत का निर्णय होगा। और अब तक क्या था कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के परिषद थे, उनके सलाह पर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया निर्णय ले लिया था। ये ज्यादा घातक हो गया। तो आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन, हम प्रश्न भेजे हुए हैं, मिला लीजिएगा, कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के इन काउंसिल को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर। तो लिखिए पहला, भारत परिषद का पद समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई भी मंत्रालय बड़ा नहीं मिलेगा जिसमें सलाहकार नहीं हो। आज भी अपने कहते हैं कि नहीं कि फलाने व्यक्ति को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, या कई बार बोलते हैं आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया वित्त मंत्री को। तो 3 से 6 इसमें सलाहकार रखे गए। अब ये परिषद नहीं कहलाएंगे, ये इनके एडवाइजर कहलाएंगे। तो लिखिए भारत सचिव के लिए 3 से 6 सलाहकार की व्यवस्था की गई। कहा इनमें से जो आधे सदस्य होंगे
उनको भारत में 10 वर्ष का सेवा का तो अनुभव होगा, ये तो पहले भी था। लेकिन एक चेंज कर दिया कि भारत छोड़े 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि अब भारतीय राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। अब ये 1857 का भारत नहीं है कि राजतंत्र है, सब जगह राजा है। चेंज धीरे धीरे होगा। अब भारत में एक मजबूत पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य कई पार्टियां मिलकर के जो राष्ट्रीय आंदोलन में, अकेला कांग्रेस को ही हम नहीं कहेंगे, हाँ वो मुख्य पार्टी थी, लेकिन और भी कई पार्टियां जो कि इनके साथ थी। अब सुभाष चंद्र बोस ही लड़े तो क्या फॉरवर्ड ब्लॉक जो वो बनाए थे तो वह भी तो फ्रीडम मूवमेंट में अपना भूमिका निभाया। मान लीजिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल है तो वह भी तो अपनी भूमिका निभाया। और हमारे जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो उनकी भी जो पार्टी थी उसकी भी तो भूमिका है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि यह मेन पार्टी थी, कि इसमें संख्या लोगों का ज्यादा था, इनके सदस्य ज्यादा थे, इनके कार्यकर्ता ज्यादा थे और इनका जो है जनता में पहुंच ज्यादा था, जिस कारण से इनसे बात करना जरूरी था। तो क्या देख रहे हैं आप कि इसीलिए 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह आदमी आउटडेटेड हो जाएगा सलाह देने में। तो लिखिए इस बात को, इन सलाहकारों में आधे सदस्य को कम से कम आधे सदस्यों को कम से कम भारत में 10 वर्ष तक सेवा देने का अनुभव रहा हो, 10 वर्ष तक सेवा देने का अनुभव रहा हो, तथा भारत छोड़े 2 वर्ष से अधिक नहीं हो। अब इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया, जिसको गुजराती में समय गाड़ो बोलते हैं आप लोग, टेन्योर निर्धारित किया गया। तो वह कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। लिखिए, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। अब देखिए एक नया चीज याद करिए, 1919 के एक्ट में भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी 2 भागों में बटी थी। परिषद, एक उनके कार्यकारिणी के सदस्य होते थे जो एग्जीक्यूटिव वर्क करते थे, एक जो मंत्री बनाए जाते थे भारत से, जो वहां के केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य होते थे, वो विधायी कामों में इनको सहयोग देते थे। जो रक्षित और हस्तांतरित विषय 2 भागों में बांटा था। तो अब वो मंत्री की स्थिति क्या थी, कल आपको क्या बताए थे कि वो वायसराय को भी खुश रखता था और यहां भी। अब वायसराय की स्थिति क्या थी, तो वायसराय को अगर ये मंत्री कोई सलाह दिया और अगर वायसराय को अच्छा भी लगा तो वो निर्णय नहीं लेता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से पूछता था। अब कहा कि अगर भारतीय मंत्री वायसराय को कोई सलाह देते हैं तो वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से बिना पूछे उस पर काम कर सकता है। अच्छा नहीं है देखा जाए, अब तो वायसराय वहां से नियुक्त हो रहा है, उसको आप फुल पावर दे दिए कि तुम अपनी मर्जी से मंत्रियों के सलाह को हां या ना कर देना। लिखिए इस चीज को, वायसराय के द्वारा भारतीय मंत्रियों के सलाह पर, वायसराय के द्वारा भारतीय मंत्रियों के सलाह पर किए गए कार्यों के लिए उसे नहीं, किए गए कार्यों पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, किए गए कार्यों पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा।
और बार बार हम लोग कहते हैं ना कि भाई हाई कमिश्नर का ये फरमान है, तो वायसराय तो समझ लीजिए एक तरह से राष्ट्रपति हो गए अब यहां, लेकिन एक गृह मंत्री कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, वो था हाई कमिश्नर। कहा कि इसकी नियुक्ति वायसराय करेगा, इसके पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के सलाह पे करता था। लिख लीजिए, भारतीय हाई कमिश्नर का अधिकार, भारतीय हाई कमिश्नर का अधिकार भारत के वायसराय को प्रदान किया गया। भारत के वायसराय को प्रदान किया गया। और अगला लाइन लिखिए, इनका कार्यकाल फिक्स किया गया 5 साल। तो लिखिए, हाई कमिश्नर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। ये था गृह सरकार में परिवर्तन। यहां तक तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ये तो कोई टीचर कभी नहीं कहे। लेकिन अब भारत के शासन में क्या परिवर्तन हुआ, ये जरा बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन बेस बनेगा। यहां क्या चेंज हुआ, लिखिए, भारतीय शासन में परिवर्तन। क्लियर? सुनिएगा, पहली बार अब हमको राष्ट्रीयता का अनुभव हुआ। हमारे लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। सुनिएगा, क्या हो गया ये, ऑल इंडिया यूनियन। तो जब आप संघ बनाइएगा तो आपके सामने उस समय एक समस्या है। समस्या ये है कि इसमें देसी रजवाड़े भी हैं, जिसको आप इतिहास में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं प्रिंसली स्टेट। मतलब जो लोग 1857 में अंग्रेजों के साथ रह गए, उनका राज्य तो बचा ही रह गया था। तो कहा कि इस संघ में जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है भारत के जिस हिस्से पर, वो ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और जो देसी रजवाड़े हैं वो इसमें शामिल होंगे। दोनों को मिला करके हम बनाएंगे एक अखिल भारतीय संघ। ये पहला चेंज हुआ। लिखिए इस चीज को, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, और देसी राज्यों को शामिल किया गया। देसी राज्यों को शामिल किया गया। अब देखिए, इनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से शामिल होंगे। अगर आपकी मर्जी है तो होइए, नहीं मर्जी है तो नहीं होइए। अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि अब 1935 के भारत में वो देसी रजवाड़े बिना मेरे समर्थन के कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अब करने के किस लायक है। 1857 में जो लोग तलवार चलाना जानते थे वो तो बेचारे शहीद हो गए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई ही हो उनमें। अब तो वो लोग बचे ना जो टेबल पर ऐसे पैर रख करके फोटो खिंचवाते थे। तो ये जो उस टाइप के रजवाड़े बचे, उनके पास जो है सिवाय इस ब्रिटिश प्रांत में शामिल होने के कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए कहा गया कि आप स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। लिखिए, देसी राज्यों को स्वेच्छा से शामिल होने की बात कही गई।
अब जो हमारा ब्रिटिश भारत का प्रांत था उसको दो भागों में बांटा। दो का मतलब जो आज स्टेट और यूनियन टेरिटरी है कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी से वो अलग था। तो कहा गया, अभी सुनिएगा जरा फिर लिखिएगा, कि एक होगा ब्रिटिश भारत का प्रांत, यही बात यहां पे दोबारा लाया, और इनकी संख्या होगी 11, और दूसरा होगा कमिश्नरी क्षेत्र जिसकी संख्या 6 होगी। आप यदि चाहें तो यहां से भारत निकाल दें, ब्रिटिश प्रांत 11 प्रांतों से और 6 कमिश्नरी होंगे, यानी 11 और 6 17 तो यूनिट उस समय भी था। आज जो अपने कहते हैं कि अपने पास 28 राज्य है और उसके बाद जो है बाकी यूनियन टेरिटरी है, तो वही उस समय भी था। तो लिखिए इस चीज को, ब्रिटिश भारत के प्रांत को दो भागों में विभाजित किया गया। ग्यारह ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी बनाए गए। अब कहा कि भाई ये जो प्रांत है, वायसराय वाली बात तो भी बाद में देखते हैं, ये जो प्रांत हैं इनको कुछ स्वशासन हम देंगे, यानी यहीं से निकल कर आएगा, यहां नाम अलग होगा, जो आज हम लोग पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो कहा कि प्रांतों को हम जो है स्वायत्तता देंगे, और इसलिए हम जितने मुद्दे हैं उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। उस समय कहा गया संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। वही तो हम लोग लिए अपने जो है संविधान में। तो लिखिए इस चीज को, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट, शासन के समस्त विषयों को, शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया। जितने हेडिंग हो सकते थे लिखिए इस बात को, शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, ब्रैकेट में लिखिए केंद्र के अधीन। उस समय इसमें 59 विषय रखे गए थे, ब्रैकेट में लिखिए 59। अब इस समय चूंकि राज्य नहीं होगा तो इसीलिए उसको कहेंगे प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची। ये क्या था? तो प्रांतों के अधीन रखे गए, तो लिखिए प्रांतों के अधीन। इसमें 54 विषय रखे गए, 54 सब्जेक्ट। और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, बल्कि यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सूची आपके समझने के लिए लिखे, यहां पे विषय ही रखिएगा, सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, प्रोविंस सब्जेक्ट और कंकरेंट सब्जेक्ट। ये केंद्र और प्रांत दोनों के अधीन थे, मतलब इस विषय पर दोनों कानून बना सकता था। और ऐसे 36 विषय रखे गए, 36। आप जरा बता दीजिए कि अगर हम लोग जो आज के डेट में स्पीड के साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन मिलाने के लिए आपको परीक्षा में दे दे, और आईएएस में तो ये बात कह के नहीं ना आएगा कि हम ये नहीं पूछेंगे,
वहां तो ओपन स्काई है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर यही कह दे कि भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्न को जोड़ा मिलाएं या निम्न को मिलाएं, इधर ये लिख करके इसको उल्टा पुल्टा करके कहे कि मैच द फॉलोइंग, या कह दे कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो 3 विषय निर्धारित किए गए थे उनमें से कौन सा जोड़ा सही है। मान लीजिए इसमें से 2 का ये सामने सही हो और यहां इसको लिख दे 26 विषय, तो आपके पास जो है क्या कहते हैं, अगर ये नहीं जानकारी होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और अगर इसको क्या कहते हैं भाषा में बना करके देना हो तो कहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का एक रूपरेखा तैयार किया गया, आपको पहले बता दिए। सेकंड कहेगा अखिल भारतीय संघ में देशी राज्यों को शामिल करने का यह पहला प्रयास था, इसके पहले देशी राज्यों की बात नहीं थी। और तीसरा में लीजिए हम घालमेल कर देते हैं, कहेंगे कि भारत के शासन को ठीक से चलाने के लिए 3 विषय निर्धारित किए गए, जिनमें हम देखिए विषय नहीं लिखते हैं, जिनमें समवर्ती विषय को सर्वाधिक विषय दिए गए थे, जबकि सहवर्ती कंकरेंट लिस्ट को सबसे कम दिया गया। तो ऐसे करके जो है प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब जरा सहवर्ती समवर्ती विषय को, एक्चुअली गुजराती में इसको सहवर्ती सब्जेक्ट बोलते हैं, आप समवर्ती के नीचे नोट लिखिए, लिखिए समवर्ती विषय पर यदि केंद्र और प्रांत में विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो ये तो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। अब बच गया अवशिष्ट विषय, रेसिडुअल लिस्ट। कहा कि ये देखिए कितना चतुराई के साथ कहा, ये तो वायसराय के हाथ में होगा, इस पर कानून वायसराय बनाएंगे। आज हम कहते हैं कि अवशिष्ट सूची केंद्र के पास है, ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कानून बनाएंगे, लेकिन वहां क्या कहा कि अवशिष्ट विषय वायसराय के हाथों में होगा। लिखिए अवशिष्ट विषय वायसराय के हाथों में निर्धारित किया गया। अब आगे बढ़े, कहा कि प्रांत में जो गवर्नर होंगे, वायसराय नहीं, अब प्रांत में जो गवर्नर होंगे वो प्रांतीय मंत्रियों के सलाह पर, जैसे स्टेट में आजकल मंत्री अभी होंगे, गुजरात में अलग शिक्षा मंत्री गृह मंत्री, बिहार में अलग शिक्षा मंत्री गृह मंत्री, या देश के लिए अलग, तो वैसे ही कहा गया कि गवर्नर में जो मंत्री होंगे वो मंत्रियों के सलाह पर काम करेंगे और यह मंत्री वहां के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो आज है। लिखिए इस चीज को, गवर्नर व्यवस्थापिका सभा लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सलाह पर काम करेंगे। उसके बाद कहा कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा, संघीय न्यायालय, यही आगे चलकर हम लोग कहेंगे कि ये अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो 1935 के एक्ट के तहत बना। लिखिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी।
उसके बाद एक रिजर्व बैंक का भी प्रयास किया गया, कहा गया एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। लिखिए, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। और क्या किया, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया इस एक्ट के द्वारा। लिख लीजिए, बर्मा को भारत से या भारतीय ये अखिल भारतीय संघ से अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत दो नए प्रांत बने, बंबई से सिंध को अलग किया गया और बंगाल से उड़ीसा को अलग किया गया। लिखिए, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए। अब देखिए, वायसराय और जो प्रांत के गवर्नर हैं उनको क्या काम दिया गया, देख लीजिए। हम लोग भी अलग से पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य और राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य, तो यहां से ही इसको जोड़ करके समझेंगे। तो लिखिए तो जरा अगला, ऐसे इसमें लगा करके लिखिएगा, वायसराय एवं प्रांतीय गवर्नर के अधिकार कहिए या कार्य या दायित्व जो कहिए। सबसे पहला दायित्व तो यही होगा कि ये लोग जहां के हैं, जो जिस राज्य के गवर्नर हैं, और वायसराय अखिल भारतीय संघ में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। लिखिए, पहला, भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए, ऐसे नहीं बनाना है, भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, जो क्राउन है ब्रिटेन का, उसके सम्मान की रक्षा करना भारत में। तो लिखिए, ब्रिटिश सम्राट के सम्मान की रक्षा करना। अब वो जो देसी राज्य शामिल होंगे अखिल भारत में, अब उसके बाद अगर मान लीजिए उस पर वायसराय धौंस जमाने लगेगा, तो फिर कहीं एक नया सहयोगी जो है भारत में रिवोल्ट ना कर दे। तो कहा कि देसी नरेश के सम्मान की रक्षा करना। लिखिए, देसी नरेश के सम्मान की रक्षा करना। और कहा कि भारत पर अगर कोई विदेशी आक्रमण करता है तो विदेशी आक्रमण से रक्षा करना। लिखिए, विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा करना। इसका सबसे बड़ा उपयोग ये लोग कहां करेगा, अपना मतलब कि मैनिपुलेशन में, कि जब सुभाष चंद्र बोस उधर से घुसने का प्रयास करेंगे तो ये लोग यही लाइन कहेगा कि नहीं, वो तो जापान के सहयोग से भारत पर जो है आक्रमण कर रहे हैं। भाई, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, आपके कहने से मान लेंगे हम, लेकिन वो लोग इसी कानून का सहारा लेकर के इधर से जो है सेना के साथ उनसे संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब अगला पॉइंट देखें, वायसराय को दायित्व मिल गया। देखिए, चुनाव में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, सांप्रदायिकता जो था निर्वाचन में, कम्युनल अवार्ड वो तो रहा ही, लेकिन थोड़ा सा
जो वोट देने के लिए क्वालिफिकेशन था कि जैसे अगर पहले होगा कि 5,000 एकड़ वाला जमींदार भी वोट देगा, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया, उससे 13% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। जरा सोच के देखिएगा, अभी भी जो निर्वाचित व्यक्ति होंगे वो 13% लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लिखिए इस चीज को, निर्वाचन में चूंटनी मां गुजराती में, निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत में मत देने की योग्यता में, वोट देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिससे मताधिकार का क्षेत्र बढ़ गया, मताधिकार का क्षेत्र बढ़ गया। फिर लिखिए, भारत में लगभग 13% आबादी को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग यहां से भारत शासन में जो परिवर्तन हुआ उसमें अब देखें हम अंदर ये 1 लगा करके संघीय शासन में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब तो देशी रजवाड़े आ गए तो कुछ और बदलाव होगा। तो लिखिए संघीय शासन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जरा, इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि संघीय शासन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से मिलकर बनेगा। आज भी वही है। तो न्यायपालिका का तो एक बता दिया आपको कि फेडरल जो है कोर्ट बनेगा, लेकिन एक्सिक्यूटिव कैसे काम करेगा, यानी वायसराय, इधर जो केंद्रीय विधानमंडल है जो द्विसदनात्मक हो चुका है 1919 के एक्ट से, वो कैसे काम करेगा, उसको एकदम बढ़िया से क्लियर किया गया। अब बताइए, वायसराय का जो कार्यपालिका के संदर्भ में लिखिएगा, तो ये हमारे राष्ट्रपति के अधिकारों को लिखते समय, संविधान बनाते समय मदद करेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका वाले पॉइंट, क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि ज्यादातर भाग 1935 के एक्ट पर आधारित है, तो फिर इस एक्ट को तो एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, तब ना हम पूरे संविधान को समझ पाएंगे। यानी एक लाइन में समझना है कि इस पूरे एक्ट को पढ़ने से हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली पढ़ लिए, मोटा मोटी पढ़ लिए उसमें क्या है। केवल इस एक्ट में फंडामेंटल राइट्स नहीं था तो वो हम उसको वहां पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। सिटीजनशिप की बात नहीं थी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं था, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तो हमारा 1935 का रहा, एक लाइन में समझना है। वेलफेयर पार्ट जो था ना, उसको हम लोग जो है इसमें लिए हैं। तो देखिए, भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, भारत के शासन में परिवर्तन। तो जो मोटा मोटी परिवर्तन था पहले पढ़े, अब पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर संघीय शासन में क्या परिवर्तन होगा और कार्यपालिका में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि वायसराय को कार्यपालिका का प्रधान घोषित किया गया। लिखिए, भारत में वायसराय को कार्यपालिका का प्रधान घोषित किया गया। अगला देखिए, इनमें से कुछ लेंगे और कुछ नहीं भी लेंगे। हम क्या कह रहे हैं आपको कि हमारा आधार बना है 1935 का एक्ट, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे 1935 के एक्ट को उठा लिए। बाबा साहब अम्बेडकर
जितने स्कॉलर पर्सन थे, कि आखिर वो इस चीज को रखने के पहले, और वो एक कानूनविद थे, उसको जरूर देखेंगे कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में कि ये चीज होने लायक है कि नहीं। तो हमारा कुछ पार्ट उसमें से हम उठाए, और कुछ जो लगा कि नहीं, इससे कहीं तानाशाही व्यवस्था तो नहीं आ जाएगा, या भारत के जनता के लिए ये ठीक नहीं है, उसको हम लोग लेफ्ट कर दिए। तो देखिए, वायसराय को जो है क्या कहते हैं, दो काम उसमें स्वेच्छा से वो कर सकता था। उसमें से एक हम लोग रखे और वो स्वेच्छा में डाल दिए मंत्री परिषद का सलाह, और दूसरा तो दिए ही नहीं। पहला कहा गया कि वायसराय अध्यादेश अपनी मर्जी से जारी करेगा, वट हुक्म, ऑर्डिनेंस। और दूसरा कहा कि वायसराय स्वेच्छा से कोई कानून बना देगा। मतलब अध्यादेश जो जारी करेगा वो तो पार्लियामेंट में जाएगा, एक बिना पार्लियामेंट के, यानी एक तरह से चार्टर दे दिया अगर देखा जाए तो ये दो था, ये हम नहीं स्वीकार किए। इसमें जो है, हम जब संविधान बनाए तो स्वेच्छा वर्ड निकाल दिए, कहे भाई मंत्रिपरिषद के सलाह पे होगा, इसको आपको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। लिखिए इस चीज को, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, तथा ऑर्डिनेंस, वट हुक्म, तथा स्वेच्छा से कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब याद करिए, आज हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना बजट, या उसको थोड़ा आगे ले चलिए कि भाई धन विधेयक संसद में, लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये यहीं से आया। इसमें लिखा था कि किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रस्ताव, देख लीजिए इसमें हम लोग क्या किए, इसीलिए हम लोग तोड़ दिए धन विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को दो भाग में तोड़ दिए, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। तो हम अलग अलग तरह के सिचुएशन को देखे, लेकिन उस समय कहा गया कि नहीं, कोई भी प्रकार का आर्थिक प्रस्ताव हो, चाहे वो धन हो चाहे वो वित्त हो, वायसराय की बिना अनुमति के नहीं पेश होगा केंद्रीय विधानमंडल में। लिखिए इस चीज को, आर्थिक प्रस्ताव, इकोनॉमिक प्रपोजल राष्ट्रपति की, सॉरी, वायसराय की अनुमति के बिना केंद्रीय व्यवस्थापिका में, यहां इसलिए जोर देके पढ़ रहे हैं कि यही बात प्रांत में हो जाएगा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसको कहते हैं द्वैध शासन, डायरकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये 1919 में भी था, घबराइएगा नहीं। एक था सुरक्षित विषय, जिस पर वायसराय अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से डिसीजन लेता था, और एक था हस्तांतरित विषय, जिस पर वायसराय अपने मंत्रियों के माध्यम से लेता था। तो यह व्यवस्था तो जारी ही रहा। लिखिए तो, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। अब ध्यान रखिएगा, अब आप उसके पहले ही बांट चुके हैं प्रांतीय विषय, राज्य का विषय, माने केंद्रीय विषय, राज्य का विषय, समवर्ती सूची, ये सब पहले ही बांट चुके हैं। तो जो केंद्र सूची था, उस सूची को दो भागों में आप बांटेंगे, प्रांत वाले में नहीं। प्रांत वाले में फिर क्या होगा, वहां का गवर्नर उसको दो भागों में बांटेगा। तो लिखिए इस चीज को, कि संघीय विषयों को, केंद्रीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में विभाजित किया गया। पहला, सुरक्षित विषय,
यहां पे डबल डॉट दे करके लिखिएगा, हम तो चार्ट में बना दिए। लिखिए, इसका शासन वायसराय अपनी परिषद के सलाह पर करता था। अपनी परिषद के सलाह पर करता था। अब लिखिए हस्तांतरित विषय और उसको डबल डॉट लगाइए। लिखिए, इसका शासन वायसराय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। ये वर्ड इसीलिए कि इसी में से मंत्री बनाए जा रहे हैं। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तथा उससे चुने हुए भारतीय मंत्रियों के सलाह से करता था। उससे चुने हुए भारतीय मंत्रियों के सलाह से करता था। देख लीजिए, ये हो गया। अब जैसे आज क्या करते हैं, 352 आर्टिकल है अपने पास, उसमें केस है कि युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, ये सब उसके अंदर है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होगा, लेकिन उस समय केस नहीं था। कहा वायसराय आपात की घोषणा करके 6 महीने तक सारे काम जो है अपने हाथ में ले सकता है। लिखिए इस चीज को, वायसराय आपात की घोषणा करके 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को अपने उत्तरदायित्व में ले सकता था। ये इसलिए किया गया कि मान लीजिए हम लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं, अगर उसमें कोई एक ऐसा प्रभावशाली वर्ग आ जाए उनके दृष्टिकोण से, और मान लीजिए यहां पर वो हिंसक आंदोलन में तब्दील हो जाए, तो फिर वायसराय क्या करेगा, इमरजेंसी लगा देगा देश में। अब सुनिएगा, 6 महीने के लिए लगाए। इमरजेंसी एक ऐसा चीज है कि उसको आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि 6 महीना के पहले खत्म हो जाएगा, कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कि 6 महीना से आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहां भी पड़ सकती है। तो आगे कौन बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा, वायसराय को एक लिमिट के आगे कभी नहीं दिया जाएगा अधिकार। तो कहा अब इसको ब्रिटिश संसद आगे बढ़ाएगा। कुछ तो गाइडेंस अपने को मिला कि अपना भी अगर बढ़ाना है तो भारतीय संसद उसको आगे बढ़ाएगा। लिखिए इस चीज को, वायसराय के आपात की अवधि को, वायसराय के आपात की अवधि को ब्रिटिश संसद बढ़ा सकती थी। ब्रिटिश संसद बढ़ा सकती थी। ये आपका कार्यपालिका में जो चेंज हुआ। अब देखें, नंबर तो वही सब रहेगा, अ के जगह ब हो जाएगा, कि विधायिका में क्या चेंज हुआ। यानी आज जिसको हम लोग संसद कहते हैं, और संसद बराबर कहते हैं राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो उस समय विधायिका के अंदर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बना रहे हैं चार्ट उस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा, हम थोड़ा सा स्पेस लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहां पर लिख देते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंदर अब जरा हम लोग देखें कि विधायिका में, विधायिका का मतलब यहां हुआ
केंद्रीय विधायिका में क्या चेंज, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या चेंज हुआ। तो जिस प्रकार से आज संसद इज इक्वल टू राष्ट्रपति होता है प्लस, तो वैसे ही उस समय विधायिका इज इक्वल टू वायसराय प्लस, फिर कहते हैं राज्यसभा, तो दूसरा बना राज्य परिषद, वायसराय प्लस राज्य परिषद। फिर कहते हैं हम लोग लोकसभा, तो यहां तीसरा बना हाउस ऑफ असेंबली, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय विधानसभा, क्योंकि संसद तो बोल ही नहीं सकते हैं, संसद तो इस समय ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, तो केंद्रीय विधानसभा, ये मिल करके बना केंद्रीय विधायिका। तो लिखिए, तो केंद्रीय विधायिका हेडिंग दीजिए, और उसके नीचे आपका काम होगा पहले ऐसे में लिखना, चार्ट तो आपका बन ही रहा है, फोटो में जाहिर है, बाद में देख लीजिएगा। लिखिए, केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग थे, वायसराय, राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय विधायिका में ये द्विसदनात्मक हो गया, बाई कैमरल, बेगृहों वाली जो पहले से भी थी। तो लिख लीजिए, केंद्रीय विधानमंडल को दो भागों में या द्विसदनात्मक रखा गया, राज्य परिषद, अंग्रेजी में लिखिएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इधर लिखिएगा केंद्रीय विधानसभा, हाउस ऑफ असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, हाउस ऑफ असेंबली, सेंट्रल हाउस ऑफ असेंबली। अब अगर सुनिएगा, प्रश्न का नेचर घुमा दे। केंद्रीय विधायिका के 2 भाग थे, आप पढ़े 3, वायसराय, और इसके जगह पे कह दे केंद्रीय विधानमंडल। जैसे आज क्या कहते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, लेकिन उस दोनों को मिला करके तब कहते हैं संसद। तो जैसे आज कहे सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या क्या आता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, फिर कहेंगे पार्लियामेंट में क्या क्या है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे। अब जरा हम लोग इसको पढ़ें, हेडिंग दीजिए राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको क्या माना गया, तो इसको माना गया अपर हाउस, तो लिखिए इसे उच्च सदन कहा गया। अगला पॉइंट, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 260 रखी गई। अब जब आप ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को शामिल किए हैं, तो फिर दोनों जगह से चुन कर आएंगे। तो इसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों को शामिल किया गया। अब केवल इसमें भरना है कि कितने कितने सदस्य थे। तो अगला पॉइंट लिखिए, इसमें ब्रिटिश भारत से 156 सदस्य थे, 156 प्रतिनिधि थे, और देसी रियासत से 104 सदस्य थे। क्लियर हो गया? जो ब्रिटिश भारत से आएंगे लोग वो होंगे निर्वाचित,
देसी रजवाड़े जो होंगे वहां का राजा जिसको नॉमिनेट करेगा, गुजराती में जिसको कहते हैं निमणूक करना, मनोनीत करेगा, वो लिखे इस चीज को। ब्रिटिश भारत से निर्वाचित सदस्य होते थे, जबकि देसी रियासत से मनोनीत सदस्य होते थे। अब अभी अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, तो उसमें जो गुजरात का 3 सीट था, 4 सीट, उसको गुजरात विधानसभा से वोटिंग हुआ। तो इनमें से उस समय के प्रांतीय विधानमंडल से कितने लोग चुनकर आएंगे? तो प्रांतीय विधानमंडल से 140 लोग को निर्वाचित किया जाता था। यानी आज का जो राज्यसभा वाला चुनाव है वैसे 140 लोग आते थे। तो लिखिए, ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों में 140 सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित होते थे। अब उस समय चूंकि यूरोपियन भी यहां रह रहा है, तो यूरोपियन में से कितने चुनकर जाएंगे? तो लिखिए 7 यूरोपियों के द्वारा निर्वाचित होते थे। और एंग्लो इंडियन, यूरोपीय पिता एक लाइन में समझना है, और भारतीय माता का संतान एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन जो है वो एक चुनकर आते थे। तो लिखिए एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होते थे, एंग्लो इंडियन वोट करता था। तो लिखिए एंग्लो इंडियन से एक सदस्य निर्वाचित होते थे। अब देखिए एंग्लो इंडियन तो ईसाई ही होगा, तो वो जो इंडियन लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनका भी तादाद अच्छा खासा हो गया था, तो उनको भी 2 रिप्रेजेंटेशन दिया। तो लिखिए भारतीय ईसाई समुदाय से दो सदस्य चुनकर आते थे। और महिला, अल्पसंख्यक, दलित, इन वर्गों से जो है इनके प्रतिनिधि को वायसराय मनोनीत करता था। वायसराय मनोनीत करता था, यानी इसको वायसराय निम्नुक्त करता था, और ये होते थे 6 सदस्य। तो लिखिए महिला, अल्पसंख्यक, दलित प्रतिनिधि वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब ये जो प्रांतीय विधानमंडल है 140, अब इनका निर्वाचन कैसे कैसे होगा, इतना डिटेल्स शायद ही किसी के दिमाग में आता है, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। अब इसमें दिमाग जरा दौड़ाइएगा, क्या क्या हो सकता है। तो एक सीट तो माना जाएगा साधारण सीट, यानी मैक्सिमम समझ लेना है कि हिंदू वहां पे चुनकर जाएगा। एक फिर मुस्लिम, क्योंकि कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक निर्णय। फिर एक जो है सिखों का प्रतिनिधि, वो तो पहले से चला आ रहा है। पहली बार अंग्रेज ये सोचा कि जैसे मुसलमानों को हमने अलग करने का प्रयास किया और हमको सफलता भी मिला जिन्ना के नेतृत्व में, तो एक काम करते हैं, वैसा ही
चुनावी प्रक्रिया दलितों को दे देते हैं, ताकि उनको भी जो है हम एक भाग में तोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो पाएगा मजबूत। इसीलिए पूना पैक्ट में अकेले गांधी जी को श्रेय नहीं देना है, अंबेडकर साहब भी उतने ही उदारवादी बने। अगर अंबेडकर साहब कहते अड़ जाते कि नहीं जिन्ना के जैसा कि नहीं हम तो कम्युनल अवार्ड से ही खुश होंगे, तो वो अंग्रेज दिया था, हम गुलाम थे उसमें, वो रह जाता और वही आरक्षण में बदला। तो ध्यान रखना है कि गांधी जी अगर हम उच्च वर्ग से सोचते हैं कि झुक गए, तो अंबेडकर साहब कम नहीं झुके, वो भी सोचिएगा सेपरेट इलेक्टोरल को आरक्षण में तब्दील किए। तो ये दोनों के तरफ से समझौता हुआ। तो एक हुआ फिर अनुसूचित जाति का आरक्षण, यहां अभी आरक्षण नहीं कहेंगे, वो तो हमको सांप्रदायिक निर्णय दिया था। अब फिर महिला वर्ग को भी यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिया गया। अब तो केवल संख्या ही लिखना है, तो लिखिए प्रांतीय विधानमंडल से निर्वाचित सदस्यों में 75 साधारण स्थान निर्धारित किए गए, वो हिंदू जीत कर जाएगा। 49 मुस्लिम स्थान निर्धारित किए गए, 4 स्थान सिखों को प्रदान किया गया, 6 स्थान दलित प्रतिनिधियों को दिया गया या अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि को दिया गया, और 6 स्थान महिला प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया। ये था राज्य परिषद का। एक बार इसको दोहरा देते हैं क्योंकि यही तो अपना बेस है मेन संविधान का। राज्य परिषद के सीटों की संख्या 260, आज भी लगभग 250 रखे हैं अधिकतम। ब्रिटिश भारत से 156, देसी रियासत से 104, वो समाहित हो गया, उसको समाहित करके अपने जनसंख्या पर ले लिए 250 अधिकतम। इनमें से प्रांतीय विधानमंडल से 140, अब ऐसा कुछ करना नहीं था, इसीलिए अब सारे के सारे जो है राज्यसभा वाला चुनाव होता है। यूरोपीय लोग उसमें यहाँ पे थे तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया गया। एक आंग्ल भारतीय, 2 भारतीय ईसाई और महिला अल्पसंख्यक दलित प्रतिनिधि को वायसराय 6 नियुक्त करता था। 2-2 समझ लेना है। कहीं अगर यही प्रश्न पूछ दे कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय केंद्रीय विधायिका में महिलाओं को मनोनीत और महिलाओं को निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान किया, देख रहे हैं ना, यहां तक क्वेश्चन आ जाएगा। अब आइए, निर्वाचित प्रतिनिधि जिसको प्रांतीय विधानमंडल से भेजा जाएगा, उनमें साधारण स्थान 75 रखा गया, मुसलमान 49 रखे गए, सिख 4 रखे गए, एससी 6 रखे गए और महिला 6। अब सुनिएगा, कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए, ये चुनकर चले गए। अब ये अंग्रेज को लग रहा है कि लॉयल होंगे हमारे, तो इनको लॉयल लंबे समय तक बनाइए। कहा कि यहां ये 9 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। ठीक है ना, आप जरा सोचिए अब कि जो 35 में चुना जाएगा वो 44 तक राज्यसभा का परिषद ही होगा। कहाँ है भाई साहब, बेबल योजना 45 में आने जा रहा है, कैबिनेट मिशन आ जाएगा। यानी जो 35 में राज्य परिषद में चला गया वो तो समझ लेना है कि अब आजादी ही देख लेगा एक तरह से। लेकिन इसमें कहा गया कि इसके 1/3 मेंबर प्रत्येक दूसरे वर्ष बदल जाएंगे। मतलब ध्यान रखना है कि 260 का पहले 1/3 ही चुना गया, फिर 2 साल बाद अगला 1/3, फिर 2 साल बाद अगला 1/3, जो हम पहले की क्लास में आपको बताए थे कि 1935 के एक्ट के बाद अगर 36 में चुनाव हुआ, इसका ये होगा
तो ध्यान रखना है कि इसको 3 से भाग लगा के मोटा मोटी जितना बनता है, मान लीजिए कि 3 6 3 9 27 होता है ना, 3 8 24 और 2 और 3 6 18 86, तो 87 लोग ही पहला बार चुनेंगे। ऐसे कर करके फिर 1937 में आएंगे तो फिर जो है 87 लोग चुनेंगे, फिर जो बच गए वो 1938 में आएंगे, अब फिर जब 1939 होगा तो चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि अब तो अभी इनका 9 साल होगा तो ना, तो इसीलिए ये परंपरा ध्यान रखना। ये बार बार हम बताते हैं राज्यसभा पढ़ाते समय कि एक साथ जो है 1952 में हम सारे सीट का चुनाव नहीं किए हैं। तो लिखिए इस चीज को, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्षों का निर्धारित किया गया। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्षों का निर्धारित किया गया, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। ये लीजिए, पूरी तरह से घेर दिए। ये था अपना राज्य परिषद। अब हेडिंग दीजिए केंद्रीय विधानसभा। देखिए यह निम्न सदन था। फिर लिखिए इसके सदस्यों की कुल संख्या 375 थी। देखिए इसमें स्पेस पाना हमारा लक्ष्य है, इसीलिए इधर ब्रिटिश भारत लिखे हैं ना, क्योंकि चुनाव यही होगा। इसको उस तरफ लिखेंगे तो हमको यहाँ इतना स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे देसी रियासत और यहां लिखेंगे ब्रिटिश भारत। लिखिए इसमें आपको तो पहले ब्रिटिश भारत ही लिखना है। इसमें ब्रिटिश भारत से 250 सदस्य, अब तो लिख देना है, निर्वाचित होते थे, जबकि देसी रियासत से 125 सदस्य मनोनीत होते थे। अब इसमें तो जनता चुनेगी, तो फिर ध्यान रखिएगा ऐसे ही चलना है। साधारण स्थान कितने, मुस्लिम कितने, सिख कितने, एंग्लो इंडियन कितने, यूरोपीय कितने, भारतीय ईसाई कितने, सबको बाइफरकेट करना है। तो लिखिए इसमें साधारण स्थान 105 था, मुस्लिमों को 82 स्थान दिया गया, छह सदस्य सिख समुदाय से निर्वाचित होते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के 4 सदस्य होते थे, यूरोपीय प्रजा के द्वारा 8 सदस्यों का चुनाव होता था,
8 सदस्यों का चुनाव भारतीय ईसाई करते थे। जरा याद करिएगा कि वाणिज्य और उद्योग जगत के लोग भी जो है वहां 1919 का भाग लेते थे। तो लिखिए, वाणिज्य और उद्योग जगत से 11 सदस्य चुने जाते थे। जमींदार वर्ग 7 होते थे। अब 2 और है, लिखिए, श्रम क्षेत्र के 10 लोग और 9 महिला सदस्य चुने जाते थे। यानी पहली बार दोनों हाउस में महिला की भागीदारी की गई। अब देखिए, इस साधारण स्थान को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि आएंगे। तो इसमें से सामान्य वर्ग जो थे उनके 96 मेंबर इसमें से चुने जाते थे। तो लिखिए, इसमें 96 सदस्य सामान्य वर्ग से थे, जबकि अनुसूचित जाति के 9 प्रतिनिधि होते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां भी ये कम्युनल अवार्ड ही था कि इसको अनुसूचित जाति के ही जनसंख्या से वहां के ही लोग चुनेंगे, और पूना पैक्ट के द्वारा ये और ये दोनों आरक्षण में बदला। कम्युनल अवार्ड के जगह पे आरक्षण में बदला। मतलब उस समय ये था कि पूरे भारत में मान लीजिए 13% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। तो दलितों की आबादी में से मान लीजिए, उसमें तो 13 भी नहीं हो पाएगा, अगर दलितों की आबादी में से मान लीजिए 5% को वोट देने का हक मिला होगा। तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसमें दलितों को अगर मान लीजिए 5 लाख लोगों को वोट देने का हक मिला, या भाग लगाने में अच्छा होगा 9 लाख एससी प्रजा को वोट देने का हक मिला, तो 1 लाख एससी मिलके एक को चुनेगा, ऐसे 9 होंगे। जरा सोचिएगा कि उस चुनाव से वो जो एससी जीत कर जाते, वो आम जनता की बात नहीं सुनते, वो केवल वो कहते कि मुझे एससी वर्ग ने चुना है इसलिए मैं केवल उनका प्रतिनिधि हूं। लेकिन जब ये आरक्षण में बदल जाएगा तो इनको 9 सीट मिलेगा, और उस सीट के अंदर जनरल भी वोट देगा, मुस्लिम भी वोट देगा, आज के हिसाब से समझना है, और एससी भी वोट देगा। तो वह जो है जीता हुआ प्रतिनिधि दलित के हित की बात तो जरूर करेगा संसद के अंदर, लेकिन वो मेरा भी प्रतिनिधि है। अगर हम कहेंगे कि संसद के ग्रांट से मेरा भी मोहल्ला का रोड आपको बनाना पड़ेगा, तो उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देंगे। ये जो है हमारा पूरा केंद्रीय विधायिका था। एक बार और दोहरा देते हैं, केंद्रीय विधानसभा में 375 सीट, उनमें से देशी रियासत 125 जो मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ये यहां हम भाषा में लिखा दिए थे, लेकिन यहां पे ऐसे लिख भी देते हैं। और ब्रिटिश भारत से जो 250 सदस्य आएंगे वो निर्वाचित होंगे। 250 निर्वाचितों में से 105 जगह साधारण स्थान रखा गया, जनरल सीट। 82 जगह मुस्लिमों को दिया गया, 6 सिख समुदाय से आते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के 4 थे, यूरोपियन को 8 जगह मिला, भारतीय ईसाइयों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 8 जगह मिला, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र के लोग 11 हुए, जमींदार वर्ग से 7 हुए, श्रम वर्ग के 10 हुए, और 9 महिला को स्थान मिला। इस साधारण स्थान में से
सामान्य वर्ग को 96 मिला और अनुसूचित जाति के सदस्यों को 9 मिला। ठीक है, तो अगर यहां से प्रतिशत गिनिएगा तो लमसम ये 7.5-8% बनता है। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1935 के एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय विधायिका था उसमें से वायसराय की कार्यकारिणी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो आप पहले पढ़ चुके, हम पढ़ा दिए। लेकिन राज्य परिषद जिसको आज हम राज्यसभा कहते हैं वो, और जो केंद्रीय विधानसभा था जिसको हम लोग आज लोकसभा कहते हैं, उसमें उस समय कैसे चुनाव होता था ये आप अच्छे से आज समझे होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले आप नहीं समझे होंगे, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम आपको आसान तरीका से साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किए। कभी भी किसी भी दिन हम तो कभी कहते ही नहीं है आपको कि हम बहुत जानते हैं, हम तो डेली आपको कहते हैं कि हम एक लर्नर हैं। हाँ, आपके सामने हम थोड़े सीनियर हैं तो किसी वस्तु को हम जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, अनुभव है मेरे पास, उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखा जाए कि इनको देसी रजवाड़ों को क्या मिला। जानते हैं इनकी आबादी पूरे अखिल भारतीय संघ में 1/4 थी, लेकिन इनको खुश करने के लिए 1/3 जगह दिया गया था आबादी के हिसाब से। पहला पॉइंट लिखिए तो, देसी राज्यों की आबादी ब्रिटिश भारत की आबादी का 1/4 था, परंतु इस अधिनियम के अनुसार उन्हें 1/3 स्थान प्राप्त हुए। अब इसके अंदर मान लीजिए जम्मू कश्मीर रियासत को क्या मिला, जूनागढ़ को कितना सीट मिलेगा, या अगर मान लीजिए अपने भावनगर के स्टूडेंट हैं तो भावनगर को क्या मिला, तो उनके जनसंख्या के अनुपात में उन रियासतों को सीट दिया गया। लिखिए इस चीज को। या अगर राजस्थान के हैं विद्यार्थी तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं, तो मेरवाड़ा जो देसी रियासत था उनको कितना जगह मिला, और जोधपुर भी कह सकते हैं, लेकिन हम जान करके वो टिपिकल नाम लिए कि आपको ये एक आइडिया हो कि आपके सर अजमेर बार बार विजिट करते हैं, ठीक ना। तो जब जाते हैं तालाब के पास तो वहीं पर ऊपर वहां एक होटल जैसा दिखता है मेरवाड़ा का। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखिए, रियासतों के लिए स्थान का वितरण, रियासतों के लिए स्थान का वितरण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं। लिखिए, ब्रिटिश भारत के दोनों सदनों के लिए इनमें जो रखा गया सीट, दोनों सदनों के लिए प्रांतों के बीच, अब बंगाल को कितना, उड़ीसा को कितना, प्रांतों के बीच स्थान का वितरण उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब आगे बढ़ने के पहले अब हम लोग करीब आ गए हैं। यही सबसे बड़ा था 1935। ये इतना बड़ा है कि आज होगा ही नहीं पूरा, ये पार्ट 2 बनने जा रहा है। क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पढ़े आप, तो खाली एक लाइन न पढ़ लिए कि भाई फेडरल न्यायालय बनेगा।
उसकी क्या शक्तियां थी उस समय, वो पढ़ेंगे तो ना हम आज तुलना कर पाएंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या उसमें से लिया गया है। तो कल जाकर के ये 35 खत्म होगा, लेकिन ये बड़ा है, इसके बाद समय नहीं लगेगा। तो मान के चलना है कि 2 लेक्चर और, तो उसके लिए एक आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी भी हमारे विश्वास एजुकेशन के अगर ऑफलाइन छात्र जो हैं मटेरियल ग्रुप में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए एक नंबर हम बार बार बोर्ड पर लिखा करते हैं, 9428804128। वो इस पर अपना नाम, ब्रांच का नाम और बैच का नाम लिख करके भेजिएगा। आपको उस मटेरियल ग्रुप में शामिल कर देंगे और आपको मटेरियल आने लगेगा। लेकिन मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी को आज मैं एक जो है डायरेक्शन दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। लाइव चैट में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो हम यही मानेंगे कि आप मेरे लाइव क्लास में नहीं हैं। और इस क्या कहते हैं अनलॉक 1 में जहां भी बहुत कुछ नहीं खुला है, आप बाहर नहीं जाना चाहिए आपको बिना कारण का, तो उसमें अगर आप नहीं है क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास में जो अभी ये 2 घंटा चल रहा है, तो हम इसको जघन्य अपराध बोलेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करेंगे फिर। तो अगर आप लाइव चैट में नहीं होंगे तो हम मटेरियल के पहले सर्वे करेंगे। एक जो टॉपिक का मटेरियल होगा वो जितना दिन क्लास चला है उसमें नाम सर्वे होगा, और फिर जो नहीं होइएगा उनको निकाल भी देंगे और तब मटेरियल डालेंगे, जिससे कि उनको नहीं मिल पाए। ये ध्यान रखना है कि जब से हम YouTube पे आए हैं तब से मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी इसको सुविधा बना लिए हैं। आज जब जूम पे पढ़ाते थे, रिकॉर्डिंग नहीं होता था, तब आप कितने लोग आया करते थे याद करिएगा। तो तोमर सर तो वही हैं जो पहले पढ़ा रहे हैं आज भी, ऐसा तो है नहीं कि आज खराब पढ़ाने लगे। तो ध्यान रखिएगा, लाइव चैट में आपका नाम, बैच का नाम और ये आना जरूरी है। और अभी भी अगर कोई छूट गए हों तो इस नंबर पर जो है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं उनके लिए है कि इस व्हाट्सएप नंबर पे 6355391928, इस पे आप अपना नाम, किस शहर से हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं करके भेजिएगा। तो आपके लिए भी एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। जो मेरे मटेरियल ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, याद करिएगा, यथाशक्ति पर डे 11 से 12 अखबार आपको देते हैं पढ़ने के लिए, उसमें डालते हैं। RS टीवी पर जो अच्छा डिबेट है उसको निकाल करके आपको भेजते हैं, और पर डे अपनी बुक में से, अलग अलग बुक में से आपको एक एक चैप्टर रीडिंग के लिए देते हैं कि आप उसको पढ़िए। तो जो बाहर के भी बच्चे हैं वो 6355391928 पर व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम, शहर का नाम और स्टेट का नाम, आपको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आपको मटेरियल मिलने लगेगा। ठीक है। और जो अपने ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो यहाँ, ये अव्यवस्था ना फैले इसलिए 2 रखे हैं बार बार, यहाँ भेजिएगा बैच नंबर, ब्रांच नंबर, बैच का नाम, ब्रांच का नाम, और लाइव चैट में उनका नाम और वो होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखें, इनका कार्यकाल तो 9 वर्षों का था, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो ये तो शुरू से ही वही 5 साल के कार्यकाल वाला हाउस है। तो लिखिए, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का था। अब यहां पर ये जो चुनाव होता था उसका प्रक्रिया क्या था, लास्ट लाइन, और यहां पर जो ये चुनाव होता था इसका प्रक्रिया क्या था, इधर और इधर। तो लिखिए, तो उच्च सदन ब्रैकेट में राज्य परिषद, उच्च सदन
के ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को, इधर ये तो नॉमिनेट होगा, उच्च सदन के ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से, रीजनल इलेक्शन एरिया, प्रादेशिक चूंटनी क्षेत्र गुजराती में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से चुना जाता था। डायरेक्ट इलेक्शन पद्धति से चुना जाता था, प्रत्यक्ष चूंटनी पद्धति से चूंटा जाता था। ये वाला ये क्या है, ये राज्यसभा में आएंगे तो बताएंगे प्रादेशिक निर्वाचन पद्धति क्या है। एक लाइन में समझना है कि एक एमपी कहता है कि हम बनासकाठा के एमपी हैं या हम पटना के एमपी हैं, पटना का जनता उनको जो है वोट देता है, ऐसे समझना है। अब यहां पे लिखिए, निम्न सदन के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ही चुने जाते थे। दोनों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आज का 1935 के एक्ट का कार्यपालिका और विधायिका दो पढ़ाए। अब हम लोग अगले क्लास में, किसी दिन 5 मिनट ज्यादा और कम होता है, आज कुछ नहीं बोले पूरे 2 घंटा, ये भी था, तो इसलिए आज थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, लेकिन कंटेंट उतना ही पढ़ाए। अब हम लोग कल देखेंगे न्यायपालिका और इससे जुड़े हुए अन्य सदस्य, अन्य टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं कल का, मतलब तारीख नहीं बोले हैं, हो सकता है